गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, कृष्ण कुमार, प्रिंस ठाकुर, अजय मंडल, कुमार रवि, रवीना, सुभाष, साक्षी, प्रेम, करण, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज शनिवार है 29 जून 2024। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही आपके पास CHSL का एग्जाम आने वाला है। CGL अपनी 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी अनाउंस कर चुका है। MTS के अंदर 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपके अनाउंस हो चुकी हैं और अभी बहुत कुछ होने वाला है। और बैंकिंग की अगर हम बात करेंगे क्लर्कल के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बड़ा सेगमेंट वहाँ भी रहता है और वहाँ 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आने वाली हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो एक बार सभी को मेरा नमस्कार, राम राम सभी को, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें और हम शुरुआत करने वाले हैं बेस्ट टॉप 100 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। सवाल 100 होंगे, जानकारी 300-400 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हर एक सवाल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होगी और उन इंफॉर्मेशन को अगर आप यूटिलाइज करते हो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, तो अभी सबसे पहले है हमारा CHSL का एग्जाम। और वहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे इकोनॉमिक्स के, लगभग आउट ऑफ 25 2, 3 और 4 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 3 से 4 का औसत रहता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का। तो वो करना बेहद जरूरी है। सेलेक्ट होने के लिए एक एक नंबर का महत्व कितना है वो वही जानता है जिसका सिलेक्शन कभी रुक गया हो एक या आधे नंबर से। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि कुछ हमारे न्यू स्पेशल बैचेस भी है, क्रैश कोर्सेज भी। आप जानते हो GS स्पेशल के ये क्रैश कोर्सेज जो कि 30 दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे हैं आपके पास इंडिविजुअली। यानी इस बार आपकी SSC की GS आपको इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, जिसमें मेरे इकोनॉमिक्स स्पेशल को आप ले सकेंगे 30 दिन में। कंप्लीट इकोनॉमिक्स होगी 299 में। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये हमारे पास, जल्दी से आंसर करेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए? देखो, जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक कैलोरी के बारे में, तो यहां पर दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरी चीज है शहरी क्षेत्र के लिए। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि अगर कोई शहरी क्षेत्र हो तो वहां जो मिनिमम कैलोरी की आवश्यकता यानी एक दिन में चाहिए वो 2100 होगी, और अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो तो इसके लिए यहां पर जो कैलोरी चाहिए ये 2400 कैलोरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा चाहिए। ये दोनों चीजें जो हमें बताई हैं वो वाई के अलग कमेटी ने बताई हैं। यानी कि वाई के अलग कमेटी जो है उसका संबंध गरीबी रेखा से है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी को दो तरीकों से किया जाता है सर। एक तो गरीबी रेखा कैलोरी के आधार पर होती है, एक तो कैलोरी के आधार पर होती है, और दूसरी हमारे देश की गरीबी रेखा जो है हमारे उपभोग यानी हमारे व्यय, हमारे खर्च के आधार पर होगी। याद रखना, हमारे देश में कोई भी गरीबी रेखा नहीं है जो इनकम के आधार पर हो। तो जनरली तौर पर एक व्यक्ति या एक परिवार का कितना खर्च होगा इसके आधार पर हम गरीबी रेखा को डिफाइन करते हैं। मेरे भाई बिल्कुल याद रखना, स्टेनोग्राफर वाले देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पूछा है तो आंसर 2400 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बचत आय राशि का वह भाग है जिसे, सेविंग इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच। अब आप बताना है। देखो, बचत हर एक इंडिविजुअल करता है, और हमारे देश में मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि जब हम बात बचत की करते हैं, जब कोई व्यक्ति बचत करता है उसे कहते हैं हाउस होल्ड सेविंग। यानी मैं और आप, हम जैसे भारत के 140 करोड़ निवासी जो बचत करते हैं उसे कहते हैं हाउस होल्ड सेविंग। जब कोई कंपनी बचत करती है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। जो हमारे देश की कंपनियां बचत करती है वो कॉर्पोरेट सेविंग है, और जो हमारे देश की सरकार बचत करती है वो गवर्नमेंट सेविंग है। यानी हम सेविंग को भी 3 तरह से डिवाइड करते हैं सर, यानी हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेविंग। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सेविंग कौन करता है, या अगर इन तीनों सेविंग को जोड़ देने पर क्या बनता है सर हमारा, उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। जब हम पूरे देश की सेविंग को जोड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं उसी को। और इसमें अगर सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन करता है तो वो हाउस होल्ड, यानी हम 140 करोड़ भारतवासी सबसे ज्यादा करते हैं। यानी बचत का वो चीज है जो कि हम उपभोग नहीं करते, जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, उसी को बचत कहा जाता है। तो बचत क्या हो गई? जो उपभोग पर खर्च नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018
ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है जिसे लागू किया गया था। वैसे ये द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 है और ये बिल जब अगले साल कानून बना, मेरी बात समझना, ये जो बिल आया था वो 2018 में आया था ग्राहक के बारे में, लेकिन इस बिल को जब एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, वो 2019 में बनाया गया। और इससे पहले जो एक्ट था यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्राहक के लिए, जिसमें हम कहते हैं ग्राहक को अधिकार दिए गए थे, वो 1986 का था, याद रखना, जो 24 दिसंबर को आया था। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ग्राहक को 6 अलग अलग तरह के अधिकार है। आपसे कहा जाता है अगर कोई भी आपको गलत प्रोडक्ट देता है, कोई भी गलत जानकारी देता है, तो आप ग्राहक जो केंद्र है हमारे पास, जो कंज्यूमर फोरम है, वहां जाइए, शिकायत करिए, जागो ग्राहक जागो कहा जाता है। जो इसमें राइट टू सेफ्टी भी होता है, राइट टू इन्फॉर्म भी होता है, राइट टू चूज भी होता है, राइट टू बी हियर्ड भी होता है, राइट टू रिड्रेसल भी होता है, राइट टू एजुकेशन भी होता है कंज्यूमर की। तो ये 1986 वाले कानून को, क्योंकि इसके तहत हमें 6 अधिकार हैं, 6 उपभोक्ता अधिकार दिएगा, जैसे हमारे 6 मूलभूत अधिकार है, इसी तरह से उपभोक्ताओं के भी 6 अधिकार है। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, 2019 में आया था। चलिए भाई अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। एक पेपर जो बैंक को एक विशिष्ट राशि एक व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान करने के निर्देश देता है। जो पेपर बैंक को यह कहता है कि इस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे जो है वो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में डाल दीजिए, ये जो कहलाता है सर, इसे क्या कहा जाता है? इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर याद रखो, इसी को चेक कर कहते हैं, क्योंकि यहां वो कागज पूछा जाएगा। बात समझना, इसे इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी इन्होंने, इसे चेक कहा जाता है, CHQUE कहते हैं, इसे चेक कहते हैं। यानी चेक वो पेपर है जिसके थ्रू एक व्यक्ति के अकाउंट का पैसा दूसरे के पास ट्रांसफर किया जाता है। इसको याद रखेंगे, ट्रांसफर किया जाता है पैसे को चेक के थ्रू। एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेशन नेटवर्क कौन सा है जो बैंकों को वित्तीय संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है? इसे क्या कहते हैं? विश्वव्यापी वित्तीय संदेशन। यानी इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालते हो, स्पेसिफिकली याद रखना कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आप पैसा डालते हो और वो पैसा वर्ल्ड नेटवर्क पे होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड होता है, लाइक कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है और उसका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है अगर, तो उसको जो पैसा मिलता है वो अमेरिका से आता है। वो अमेरिका से पैसा इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए बेसिक तौर पर जो नेटवर्क काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसको स्विफ्ट कहा जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि जब तक वो स्विफ्ट कोड ऐड नहीं करेगा तब तक इंडिया के उस व्यक्ति के अकाउंट में यूट्यूब का पैसा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पैसा वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर हो रहा है, वो भी यूएस से हो रहा है। ये आपके पास CHSL CGL के लिए है, और ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी इकोनॉमिक्स होती है मेरे भाई। ये सब कुछ आपके पास इकोनॉमिक्स में होगा, बिल्कुल जल्दी आने वाला है। मैं यहां पर CA का कंपाइलेशन भी होगा। चलिए, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान है जो कृषि ऋण की निगरानी और नियमन करता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रेडिट है, कृषि से संबंधित जो ऋण दिया जाता है, उसको मॉनिटर और रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, मैनेज करता है, उसका पूरा हिसाब किताब रखता है, वो कौन होगा? चलिए भाई, सभी के लिए होने वाला है भाई। यहां पर जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे तो आप स्पेसिफिकली जानते हैं सर, नाबार्ड कहते हैं, इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को बनने वाली ये जो संस्था है, याद रखना, 1982 के अंदर 12 जुलाई को इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। और अगर हम बात करें सर इसके बारे में, तो एक कमेटी बनी है जिसका नाम है शिव रमन कमेटी। उसने इसको बनाने के लिए रिकमेंड किया था, और इस समय जो इसके अंदर अध्यक्ष है उनका नाम है KV शाह जी, वो इसके अध्यक्ष है, याद रखना। कमेटी का नाम था शिव रमन कमेटी। तो एग्रीकल्चर पर बेस कोई भी सवाल होगा, मैं ये नहीं पढ़ा है भाई, ये सब कुछ होने वाला है, बिल्कुल हम बात करेंगे। इसे नाबार्ड कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? जितने भी रीजनल रूरल बैंक होते हैं देश में, जितने भी RRB बैंक होते हैं देश के अंदर, अभी हमारे देश में 43
43 आरआरबी है भाई, सब कुछ पढ़ाया जाएगा कुमार गौरव। अभी तो शुरुआत है उसके अंदर जीएस के क्रैश कोर्स के अंदर। लेकिन देखो एक आरआरबी जो होता है ग्रामीण बैंक जो गांव में बनता है, उसमें 50% जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार का मतलब है भारत सरकार। केंद्र यानी कि भारत सरकार जो है वो 50% देती है। जो 15% पैसा होता है वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि राज्य की सरकार देती है। और यहां पर जो 35% पैसा होगा वो एक प्रायोजक बैंक देता है, यानी कि जब कोई भी ग्रामीण बैंक बनता है तो उसके अंदर 35% पैसा किसी प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा। और ये प्रायोजक बैंक कोई सरकारी बैंक होता है। जैसे कि आप कभी भी कोई ग्रामीण बैंक का नाम देखिएगा ध्यान से, इसी को सरकारी या नेशनलाइज कहते हैं सर। जैसे कि कोई भी ग्रामीण बैंक मैंने कहा देखें, उसके नाम के नीचे ये बात जरूर मेंशन होगी कि वो उसको किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। आरबीआई बैंकों का स्पॉन्सर नहीं करता है, स्पॉन्सर कोई एक बैंक करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक बैंक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण है, बिहार में 2 ग्रामीण बैंक, और हर किसी का स्पॉन्सर अलग अलग होगा, याद रखो। तो जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं, जो नेशनलाइज्ड यानी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, एसबीआई है और पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यही सब जो होते हैं वो इसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। बिहार में 2 हैं, एक उत्तरी बिहार के नाम से और एक दक्षिणी बिहार के नाम से, 2 वहां पर होंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, याद रखिएगा सर। ये वित्त आयोग क्या करता है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखो वित्त आयोग जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकार में टैक्स का बंटवारा करता है। मेरे भाई ध्यान से समझना, केंद्र व राज्य सरकार में टैक्स का बंटवारा। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि सर ये सवाल जो बिल्कुल मैंने आपके लिए लेकर आया हूं ये एग्जैक्टली एग्जाम में तो नहीं आ सकता। हो सकता है कि एग्जाम में हो और हो सकता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, लेकिन वित्त आयोग पर सवाल होगा तो के मध्य टैक्स का बंटवारा करता है, जो टैक्स से होने वाली इनकम का बंटवारा करता है, उसको कहा जाता है फाइनेंस कमीशन। और जो 15वां कमीशन है उसके अध्यक्ष का नाम है नंद किशोर सिंह। लेकिन अगर सवाल पूछ लेता है कि 16वें कमीशन का नाम क्या होगा, 16वें के बारे में पूछ लेता है तो वो नाम होगा अरविंद पनगड़िया। और अगर ये पूछ लेता है मेरे दोस्त याद रखना कि फाइनेंस कमीशन जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, तो संविधान के आर्टिकल 280 में आता है। इसको बनाना, इसके अध्यक्ष को बनाना, इसके मेंबर को बनाना, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहला फाइनेंस कमीशन बनाया था। और आपको मैं बता दूं एक और बात, वैसे यहां याद आई मुझे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अभी एक स्टेच्यू बनने वाली है। और वो अब सोचिए जरा, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी स्टेच्यू कौन सी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर की है, 182 मीटर ऊंची है। लेकिन अब उससे भी 61 मीटर ऊंची, यानी अब उसमें जरा 182 में 61 और जोड़ दीजिए सर, पटना के बिहार में होने वाली है 243 मीटर की। सोचिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इतनी ऊंची है तो वो कितनी ऊंची होगी। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा ये जरूरी होगा, मैं बताऊंगा इस बारे में। तो चलिए मेरे दोस्त अगले सवाल पर आएंगे, लेकिन यहां आंसर नंद किशोर सिंह होंगे। बात समझ में आ रही है ना यहां तक। चलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई, बताइए मुझे। और इसका पूर्व में नाम क्या था, याद रखना, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था सर। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये बन गया भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष में। देखो मैं आपको समझाऊं पहले कि इंपीरियल बैंक कब बना था। तो इंपीरियल बैंक जो था हमारे पास सबसे पहले 1921 से लेकर ये 1955 तक रहा है, 1921 से 55 तक। और बाद में इसी का नाम बदलकर एसबीआई हो गया 1 जुलाई 1955 को। इसके लिए एसबीआई एक्ट लाया गया था। और आपको याद रखना है इस कमेटी के लिए हम कहते हैं सर एडी गोरेवाला कमेटी। उसने कहा था इसको बनाने के लिए, उस कमेटी की सिफारिश पर हमने इंपीरियल की जगह एसबीआई किया था।
मुंबई में हेड ऑफिस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत करते हुए, ये एग्जाम की लैंग्वेज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रहा है, सीजीएल में पूछ रहा है, सीएचएसएल में पूछ रहा है, स्टेनोग्राफर में पूछ रहा है, ये हर एक एग्जाम में पूछने वाले सवाल, ताकि लैंग्वेज से आपको ये क्लियर हो जाए एग्जाम में जब सवाल आता है तो उसके आंसर किस तरह दिए जाएंगे। और वर्तमान में अगर पूछूं, एसबीआई के अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खरा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? स्मार्ट मनी क्या होती है? हम किसे कहते हैं स्मार्ट मनी? क्योंकि आप जानते हैं बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है हमारे पास, जैसे कोई मनी कम ब्याज पर हो उसे क्या बोलते हैं? चीप मनी। ज्यादा ब्याज पर हो डियर मनी। कोई अगर गंदा नोट हो जाए तो सॉइल्ड मनी। कोई कटा फटा हो जाए तो म्यूटिलेटेड मनी। और मेरे दोस्त याद रखना यहां पर कि जब हम कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हम उसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं और उसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ये सवाल बार बार रिपीट होता है कि जो कार्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, वो हमारी स्मार्ट मनी भी होती है। याद रखना है भाई। एसएलआर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। एसएलआर का विस्तारित रूप क्या होगा? एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होगी? आप सुनते हैं, आप बार बार पढ़ते हैं कि हमारे देश में एक मौद्रिक नीति बनाई जाती है, हर 2 महीने में एक बार एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम सीआरआर पढ़ते हैं, उसी के अंदर हम एसएलआर पढ़ते हैं, उसी के अंदर रेपो और रिवर्स रेपो पढ़ते हैं। याद है ना आपको? इसी के अंदर हम बैंक रेट, एमएसएफ रेट पढ़ते हैं। इसी के अंदर यहां पर याद रखना एसडीएफ रेट पढ़ते हैं। इसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब हम इसी के अंदर पढ़ते हैं एक्चुअल में। और ये जो पूरी पोर्शन होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी है। अब सवाल में सीआरआर की फुल फॉर्म पूछ ले तो कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि एसएलआर जो अभी है वो 18% है। यानी बैंक को 18% पैसा कैश में, गोल्ड में और उन जगहों पर निवेश करने की अनुमति है जो सरकारी चीजें हैं, वहां पर वो निवेश किया जा सकता है। लेकिन जो सीआरआर है 4.5% है अभी, ये 4.5% ओनली कैश में हो सकता है। ये जो 4.5% है वो सिर्फ कैश में हो सकता है। ये सीआरआर और एसएलआर को समझने की जरूरत है कि अगर एक बार एसएलआर पूछा है तो अगली बार सीआरआर हो सकता है। इसका मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं इसे। इसमें कैश और उसके अलावा गोल्ड और बाकी सिक्योरिटी भी हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना मेरी तरफ से? चलिए, रेपो क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं भाई। देखो रेपो क्या है? जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देता है उसके इंटरेस्ट को हम रेपो कहते हैं। और याद रखना, जब हम कहते हैं कि बैंक आरबीआई को देता है, जब बैंक आरबीआई को देता है तो उसके इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो कहते हैं। तो रेपो में आरबीआई बैंक को और रिवर्स में बैंक आरबीआई को देता है। याद रखो, इस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स काम करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन से डिपार्टमेंट की, कौन से विभाग की होगी? याद रखना। तो रेपो में आरबीआई देगा और रिवर्स में बैंक आरबीआई को देगा। तो याद रखना, मौद्रिक नीति देखो मैंने बताया आपको हर 2 महीने में एक बार बनती है। कितने टाइम पीरियड में बनती है? हर 2 महीने में बनती है, 2-2 महीने के बाद बनती है। इसको आरबीआई बनाता है एक्चुअल में। आरबीआई के अंदर आरबीआई के 6 मेंबर की कमेटी बनाती है। कई बार सवाल पूछ लेता है कि इसको कौन बनाता है? आप कहोगे आरबीआई के अंदर 6 मेंबर की एक कमेटी रहती है, उस कमेटी की जिम्मेदारी है इसको बनाने की। और इसी के अंदर सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो होता है, रिवर्स रेपो होता है, जो हर 2 महीने में एक बार महंगाई को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को एडजस्ट करने के लिए बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है ना? आरबीआई के द्वारा। बैंकिंग प्रणाली में कोलेट्रल शब्द का अर्थ क्या होगा? कोलेट्रल किसे कहते हैं? देखो सारे सवाल एग्जाम में आते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन की क्लास है ये पूरे। और इसमें देखो बैंकिंग पर बेस सवाल भी होंगे कुछ, उसके बाद फिर अलग अलग सब्जेक्ट पर सवाल होंगे इसी के अंदर, यानी इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक पर होंगे। अब यहां कोलेट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं, कोलेट्रल वर्ड का मतलब होता है जब कोई लोन लिया जाता है तो लोन के बदले, लोन रखने के बदले, लोन लेने के बदले जो आप गिरवी रखते हो, कोई भी संपत्ति जिसको गिरवी रखा जाए उसी को कोलेट्रल कहते हैं। कोई गोल्ड रख सकता है, कोई अपना घर रख सकता है, अपनी गाड़ी गिरवी रख सकता है। लोन के बदले गिरवी रखी गई चीज को कहा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से,
तो ये क्या आंसर बनेगा इस हिसाब से? कोलेट्रल एक ऐसी संपत्ति जिसे उधारकर्ता का स्वामित्व है और ऋण की चुकौती तक वे गारंटी के रूप में रहेगी। जब तक वो ऋण नहीं चुका देता तब तक वो ऋण को चुकाने के बदले गारंटी के रूप में रहेगी। उसी चीज को हमने कोलेट्रल बोलना है। बात समझ में आ रही है मेरी यहां तक? तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। और ये गारंटी कुछ भी हो सकती है, घर, गाड़ी, गोल्ड, ज्वेलरी, सोना, चांदी, कुछ भी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में जब आरबीआई की स्थापना की गई तब उसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? याद रखना। देखो, आरबीआई को जो बनाया गया है, आरबीआई को जो लाया गया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है, आरबीआई को बनाने के लिए जो कानून पास किया गया है वो 1934 में किया गया। आरबीआई को जो बनाया गया है वो 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया। और मेरे दोस्त याद रखना, आरबीआई जो बना है वो 5 करोड़ पूंजी से बना है। आरबीआई जब बना है 5 करोड़ पूंजी से बना है। और आरबीआई जब बना है, यह भी ध्यान में रखना, तब इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। यानी आरबीआई को कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। बाद में इसका ऑफिस मुंबई गया है, याद रखना। और यहां पर यह भी ध्यान में रखना कि आरबीआई में आज तक 25 गवर्नर बने हैं, कोई महिला गवर्नर नहीं बनी। आज तक जो 25 गवर्नर बने कोई महिला नहीं बनी। यानी जिस समय आरबीआई की स्थापना की गई कलकत्ता में, तब उसके 5 करोड़ रुपए की पूंजी थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अब मैंने आपको बताया कि 1935 में बना है, लेकिन तब वो सरकारी नहीं था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया वो समझिएगा। देखो, 5 करोड़ की पूंजी से बन रहा था 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के कानून के तहत 1935 में बना, लेकिन इसको सरकारी बनाना 1 जनवरी 1949 को ये 100% गवर्नमेंट का हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, यानी इसको सरकारी बनाया गया। जब इसके आरबीआई के गवर्नर कौन था उस समय, प्रधानमंत्री कौन था उस समय, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। उस समय जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जब ये राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखना, उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख था, याद रखना। और ये सीडी देशमुख जो थे, पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई में। इससे पहले तक जो थे वो ब्रिटिशर बनते थे। तो 1 जनवरी को अब जो है राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 100%। किसी राज्य सरकार भी कभी हिस्सा नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। आरबीआई सिर्फ केंद्र का होगा। और अभी 2023 के अंदर आरबीआई ने 2,11,000 करोड़ 2,11,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। और सारा का सारा लाभ किसको दे दिया? सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकार 100% मालिक है। तो आरबीआई का 2,11,000 करोड़ का प्रॉफिट आरबीआई सरकार का हो गया। यह हुई 1949 में, 1 जनवरी को यह राष्ट्रीयकृत हुआ है। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना कितने रुपए के बराबर था? 1 आना जो है वो कितने रुपए का हिस्सा होता था? यानी 1 आना में कितने हिस्से हुआ करते थे? याद रखना, जो देखो हमारे पास अब नई वाली प्रणाली, उसमें 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर है। यानी 1 पैसा जो है वो रुपए का 100वां हिस्सा है। मेरी बात समझना, इसका मतलब 1 पैसा जो है वो 1 पैसा क्या है? रुपए का 100वां हिस्सा। 1 रुपए का 100वां हिस्सा होगा वो 1 पैसा। लेकिन जो 1 रुपया है उसमें आना कितने थे? 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे। तो 1 रुपए में 16 आना का मतलब 1 आना जो होगा वो क्या होगा सर? वो रुपए का 16वां हिस्सा होगा। रुपए का 16वां हिस्सा जो होगा वो आना बनेगा। और ये आना की जगह जो पैसा लाया गया, याद करो, ये 1957 में लाया गया। 1957 में इसे बोलते हैं दशमलव पद्धति शुरू हुई। यानी उससे पहले आना चलता था, और दशमलव पद्धति जो आई है 1957 से, तब से हमारे देश में पैसा आया है। तो 1 आना क्या है? रुपए का 16वां हिस्सा है। इसलिए कहते हैं ना 16 आना यानी पूरा रुपया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? यानी इंटरनेशनल ट्रेड का जो चीफ वॉचडॉग का मतलब देखने वाला, निगरानी करने वाला, यानी उस पर कंट्रोल बनाने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बढ़ावा देने की बात करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, तो सर होगा WTO। 17 का आंसर क्या करेंगे आप लोग? WTO।
जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, इसका हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा में है, और इसको जो बनाया गया था वो 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। जब 123 देशों ने साइन किए थे इस पर, 123 देशों ने मिलकर इसको बनवाया था 1 जनवरी 1995 को, और याद रखना अभी 166 देश इसके सदस्य हैं। अब इसके 166 देश सदस्य हो चुके हैं, अभी रिसेंटली देश जुड़े हैं इसके अंदर, और इसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है एंगोजी ओकोंजो-इवेला। ये पहली बार है जब कोई महिला जो है वो इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है। नाइजीरिया से आती हैं, याद रखना, तो नाइजीरिया की हैं ये, और ये गेट जो की जगह बना था, इससे पहले इसका नाम गेट होता था, बाद में इसका नाम WTO हो गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी इसी को मानेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? यह सवाल पूछा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में होगा। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका से आता है, बिल्कुल आपकी बात सही है भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट किसकी है? देखो बहुत सारी रिपोर्ट है जो लाई जाती है साल भर में, और हम हर एक रिपोर्ट को देखते हैं और हमसे ये सीखने को मिलता है इस पेपर से। देखो हम क्वेश्चन शो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये कि हमें ये पता चल रहा है कि एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम में रिपोर्ट पर भी सवाल पूछे गए हैं कि रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है। देखो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो वर्ल्ड बैंक बनाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वो UNCTAD बनाता है। करेंसी एंड फाइनेंस पर रिपोर्ट है वो RBI बनाता है। और यहां याद रखिएगा थोड़ा रहता है स्पेशल, स्पेशल 03 कौन सा भाई? तो यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं सर यहां थोड़ा सा, तो इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाई। स्पेशल ड्राइंग राइट आपने कभी सुना हो, इसका क्या मतलब है बताना मुझे। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है सर? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, देखो ये जब हम IMF के अंदर पढ़ते हैं, एक देश के द्वारा कितना लोन लिया जा सकता है, इसे हम शॉर्ट में SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। इस SDR को ही कई बार हम पेपर गोल्ड कहते हैं, आर्टिफिशियल करेंसी भी कहते हैं इसी को पेपर गोल्ड भी कहते हैं। SDR जो है वो IMF में होता है। IMF में एक देश कितना उधार ले सकता है उसकी लिमिट को SDR कहते हैं। और एक SDR डिफाइन करने के लिए, एक SDR बनाने के लिए याद रखना 5 करेंसी का औसत लिया जाता है, जिसमें इंडिया का रुपी शामिल नहीं होगा। जो 5 करेंसी का औसत होगा, जो 5 करेंसियों का एवरेज होगा, उस एवरेज को, उस औसत को कहा जाता है सर एक SDR। इस समय याद रखिएगा, तो 5 करेंसियों में अमेरिका का डॉलर भी आता है, यूरोप का यूरो भी आता है, ब्रिटेन का पाउंड आता है, जापान का येन आता है, और चाइना का युआन या रेनमिन भी आता है। इंडिया का रुपी नहीं आता। जब आप इसको बनाते हैं, इसे IMF कहते हैं, जो बताता है कि एक देश जो है वो कितना उधार लेगा, उसको SDR में लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है यहां तक? ये IMF से रिलेट करता है। आर्थिक गतिविधियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने आधार पर बांटा जाता है? जब कोई इंसान काम करता है, कोई खेती में काम करता है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी करता है, कोई सर्विस में काम करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम में जुड़ा होता है, उस आधार पर कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है याद रखना। तो यहां जब कैटेगरीज की बात आएगी सर, तो यहां 3 कैटेगरी हो जाएंगी। एक हो जाएगी प्राथमिक क्षेत्र में, जहां पर लोग कृषि और संबंधित काम में लगे होंगे। एक हो जाएगा द्वितीयक, जहां पर लोग फैक्ट्री और कारखाने इंडस्ट्री में लगकर लेबर का काम करेंगे। और एक हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, याद रखिएगा, जहां पर लोग सर्विस से रिलेटेड काम करेंगे। यानी प्राथमिक में मुख्य तौर पर कृषि होती है, द्वितीयक में उद्योग होते हैं मुख्य तौर पर, और तृतीयक में सर्विस होती हैं, सेवाएं होती हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत की GDP में, भारत की ओवरऑल इनकम में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो भारत की GDP में सबसे ज्यादा हिस्सा सेवा वालों का है। भारत के रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत के रोजगार में सबसे बड़ा प्राइमरी वालों, कृषि वालों का है। और ये पूछे कि जब देश में डेवलपमेंट होता है तब क्या होता है? जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे प्राथमिक के हिस्से कम होंगे और वैसे वैसे सर्विस वालों का हिस्सा बढ़ेगा। डेवलपमेंट की पहचान है ये कि सर्विस का हिस्सा बढ़ना चाहिए।
तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है और सबसे ज्यादा ये इंक्रीज भी कर रहा है लगातार, जबकि रोजगार देने में, काम के मामले में सबसे ज्यादा लोग कृषि और प्राथमिक में आते हैं। रेजिडेक्स का संबंध क्या है? इसका पीडीएफ दोगे या इसे नोट करें? भाई पीडीएफ देंगे, इसका नोट करने की जरूरत नहीं है भाई, इसे ये पूरे 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको देंगे। तो रेजिडेक्स क्या है मुझे बताइए, इसका संबंध किससे होगा? आपके दिमाग में ये टर्म आनी चाहिए कि रेजिडेक्स क्या होता है। देखो रेजिडेक्स वर्ड है रेजिडेंट इंडेक्स। अब रेजिडेंट क्या होता है? जहां लोग रहते हैं, और रेजिडेंट कहते हैं सर उसके घर को रेजिडेंट इंडेक्स है। और जहां पर वो घर बनाता है, जनरली रेजिडेंट मतलब उसका घर, और घर जो बनता है वो किसी जमीन पर बनता है, तो जनरली तौर पर हम क्या देखते हैं, हमारी जो जमीन की कीमतें होती हैं, कभी वो जमीन की कीमतें बढ़ रही होती हैं, कभी जमीन की कीमतें कम हो रही होती हैं। तो जमीन की कीमतों का, लैंड के प्राइसेस का कम होना, ज्यादा होना, देखो एक तो महंगाई होती है, एक इन्फ्लेशन होता है, हम जो कुछ खरीदते हैं अपने लिए वो महंगाई में आता है। जमीन से जुड़ी संबंधित चीजों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इसे रेजिडेक्स कहा जाता है सर। और जनरली तौर पर याद रखना, एक संस्था है जिसका नाम है एनएचबी, उसके द्वारा बनाया जाता है। देखो मैं आपको जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसके लिए क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं, आपके जो काम आने वाले हैं भाई, वो इसीलिए आपके पास होंगे ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। बताइए भाई अगला क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं। एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना अगर की जा रही है तो क्या क्या विधि होगी? एक आय विधि होगी, एक व्यय विधि होगी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन सी विधि होगी? लागत विधि होती है? कोई नहीं होती। जमा विधि नहीं होती। उधार विधि नहीं होती। हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड, यानी इसे प्रोडक्शन भी कह दिया जाता है कई बार। तो इनकम से, एक्सपेंडिचर से या फिर प्रोडक्शन से, हम तीनों से निकाल सकते हैं हमारा राष्ट्रीय आय, यानी हमारा कुल उत्पादन, यानी हमारी जीडीपी कितनी होगी। चलिए भाई अगला देखिएगा, जरूरतों का दोहरा संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, या इच्छाओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली में होगा? यानी किस प्रणाली में जब तक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तब तक लेन देन नहीं हो सकता। क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 23। देखो मेरे पास जो सामान है, मुझे उसको कोई खरीदने वाला चाहिए, और जो खरीदने वाला हो उसके पास वो सामान भी हो जिसे मैं ले सकूं। यानी एक इंसान में दो जरूरतें ढूंढनी है मुझे, जो मेरा सामान खरीद सके और मुझे वो सामान दे सके जो मुझे जरूरत है। इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और ये कहां होता था? जब मनी नहीं होती थी, तब हम पैसा देके कुछ खरीद लें, पैसे में कुछ बेच दें, ऐसा नहीं हुआ करता था। मेरी याद रखना करके एक ही है, याद रखना माइक्रो माइक्रो करके। भाई समझ में नहीं आई बात आपकी। बैच में इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो करके, भाई माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सेपरेट स्टडी और मैक्रो अलग स्टडी है। ये दो डिफरेंट स्टडीज हैं, होते इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ऑब्वियस है। मैथ्स में पढ़ते ना अर्थमेटिक और एडवांस में डिवाइड करके, वैसे ही इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो करके। चलिए आगे बताइए कि कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? नॉट ए कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु नहीं है, इसका क्या आंसर होगा? हरि यादव भाई कमेंट छोटा सा करें और एक बार करें, बाकी को भी कमेंट करने दें। क्लास में बहुत सारे लाइव हैं अभी, तो चलिए पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्या लगता है आंसर? देखो पूंजीगत वो होती है जनरली जो आप, और क्वेश्चन को देखकर भी अंदाजा लगता है सर, जब हम कोई मशीन खरीदेंगे, जब हम कोई ट्रक खरीदेंगे, जब कोई हम उपकरण खरीदेंगे, इक्विपमेंट, यानी ये जनरली हम बिजनेस में यूज करेंगे, किसी काम में यूज करेंगे। कोई भी दुकानदार है, कोई भी ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, दुकानदार करेगा, कोई बिजनेसमैन करेगा, कोई इंडस्ट्री में काम होगा। जो हम अपने लिए खरीद रहे हैं वो भोग वस्तु है। भाई ये तो वैसे भी देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए। हम कपड़े खरीद रहे हैं, हम खाना खरीद रहे हैं, अमूमन ये क्या होता है, इंसान अपने यूज के लिए लेता है, ये बिजनेस के लिए नहीं लेता। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखो आप जानते हो नीति आयोग,
योजना आयोग की स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर ये पूछा जाए, क्योंकि अभी एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट आ चुकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जब से ये बना है 2015 से लेकर अब तक, क्योंकि जो देश में प्रधानमंत्री के पद पर होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं लगभग, याद रखना। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करूं तो यहां पर एक नाम आता है सर, जो इस समय हमारे उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो मेरे भाई याद रखना, अगर ये पूछ लेता इस सवाल में इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो एक नाम है सुमन बैरी, वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर ये पूछ लेता है कि इसका सीईओ कौन है, तो याद रखना एक नाम है BVR सुब्रमण्यम, वो इसके सीईओ हैं। और अगर पूछ लेता है कि ये कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था, याद रखना। और अगर ये पूछ लेता है कि किन से मंत्रालय में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। आप मुझे बताइए कि नई सरकार बन चुकी है, नए मंत्रिमंडल बन चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग किसके पास है अभी, क्या आपने ये तैयारियां की हैं यहां पर, तो निर्मला सीतारमन नहीं होंगे, अमिताभ कांत नहीं होंगे, बल्कि अध्यक्ष के रूप में जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही होगा, दैट्स नरेंद्र मोदी। चलिए भाई आगे देखते हैं सर, एक और पॉइंट आता है अगला, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया, जिसने कहा था कि सारे विकास तब होंगे जब मानव विकास होगा, एक इंसान का विकास होगा, इंसान एजुकेटेड होगा, अच्छी हेल्थ वाला होगा, एम्प्लॉयड होगा, एक ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। देखो हमारी 12 योजनाएं बनी हैं। पहली योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था, दूसरे में इन उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों पर था, चौथे के अंदर ये था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हो, पांचवें में गरीबी और महंगाई था, छठे में मॉडर्नाइज था, सातवें में क्षेत्रीय असमानता कम करनी थी, आठवें का जो था, आठवां जो बना था, आठवां बना था 1992 से 97 तक, 92 से 97 तक जो आठवीं रही थी प्लानिंग, उसमें कहा था मानव विकास जो है वो सबसे बड़ा विकास है। और जब आजादी का 50वां साल था तब हमारी 9th शुरू हुई, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी सामाजिक न्याय और समानता की बात थी। ये जो 8वीं योजना थी ना, ये तब आई थी जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे और हमारे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। इसी समय आपको याद रखना है हमारी इकोनॉमी की नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार, LPG पॉलिसी आई और भारत ने विकास शुरू किया था। कौन सी राष्ट्रीय आय को आकलन करने की पद्धति नहीं है, इनमें कौन सी वो विधि नहीं है जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? चलिए मेरे भाई, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किए हैं जो भी, और ये पूरा आपको करना है, कवर करना है भाई इसके अंदर। तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर से भी निकलेगा, उत्पादन यानी आउटपुट से भी निकलेगा, इनकम से भी निकलेगा, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से नहीं निकलेगी। जमा के बड़े हिस्से का उपयोग बैंक कहां करते हैं? जितना पैसा बैंक में जमा होता है उसका ज्यादातर हिस्सा वो कहां इस्तेमाल करते हैं? चलिए भाई, बिल्कुल होपफुली कराएंगे इसके बारे में, तो आप मुझे बताएं जमा के एक बड़े हिस्से का जो होगा वो उपयोग किया जाता है और कहां किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, जो जमा है उसका एक बड़ा हिस्सा ऋण का विस्तार यानी लोन देने में किया जाता है, उधार देने में किया जाता है। और यही बैंक की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है, लोन देकर उस पर ब्याज को प्राप्त करना। लाला लाजपत राय के द्वारा कौन से बैंक का निर्माण किया गया था? कौन से बैंक के संस्थापक थे? अरविंद शर्मा। चलिए भाई बताइए भाई, अरविंद बताइए जल्दी से। ठाकुर सूर्यदेव सिंह। चलिए, लाला लाजपत राय जो हैं वो किसके हैं आपको पता है ना? साइमन कमीशन, इनको लाठी मारकर इनकी हत्या कर दी गई। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं लाला लाजपत राय हैं, इनका संबंध पंजाब नेशनल बैंक से है, क्योंकि पंजाब से आते हैं ये। और पंजाब नेशनल बैंक उस समय लाहौर में बनाया गया था 1894 में। तो 1894 में इसे लाहौर में बनाया गया था जब हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, अविभाजित भारत था। बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली कर दिया गया। तो उस समय ये लाहौर में 1994 में लाहौर में बना था, जिसके संस्थापकों में लाला लाजपत राय भी थे। और वर्तमान में सबसे पुराना बैंक यही है, वर्तमान में सबसे पुराना बैंक यही है, क्योंकि इससे पुराना कोई और बैंक है ही नहीं। अब वर्तमान में जितने बैंक काम कर रहे हैं उसमें सबसे पुराना यही बैंक काम कर रहा है अभी। तो पंजाब नेशनल बैंक अभी भी है और सबसे पुराना है।
जब हमारे बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो कौन से लोन को हम प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, जिनको लोन देना जरूरी होता है, जैसे कि एससी और एसटी हमारे रिजर्वेशन में जरूरी होते हैं ओबीसी, वैसे ही लोन में भी कुछ रिजर्वेशन होता है। याद रखना, हर बैंक को अपने लोन का 40% लोन, 40% जो लोन होता है बैंक का, वो जाता है कहां पर? वो जाता है उसमें जो हमारे पिछड़े वर्ग वाले हैं, जैसे हमारे खेती वाले किसानों को जाता है, एमएसएमई यानी छोटे बिजनेस को जाता है, गरीबों को जाता है, एजुकेशन के लिए, घर के लिए जाता है, और बाकी कामों के लिए जाता है। यानी कि 40% जो लोन होता है बैंकों को, वो एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल और बाकी इस तरह की इंडस्ट्रीज में देना होता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो इससे क्या प्रभाव होगा? महंगाई पर इसका क्या असर होगा? याद रखना, अगर आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है तो क्या होगा? देखिए, रेपो दर बढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि महंगाई घटाई जा सके। मैंने आपको बताया कि रेपो दर क्या होता है सर? जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, और अभी कितना है? ये 6.5% है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब है कि लोन महंगे हो जाएंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कि महंगाई में कमी आ जाएगी। सवाल को देख रहे ना? बिल्कुल, ये सारे आपके पास सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यानी इस लेवल पर होने वाले हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके सीएचएसएल के लिए जरूरत एक क्लास है भाई, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है। भारत में ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री कौन जिसके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर भी देखे जाते हैं, नोटों पर जिसके साइन होते हैं? ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए नोट पे साइन नहीं होते। वो प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई का गवर्नर रह चुका है, और वो है आरबीआई में 15वें गवर्नर रह चुके हैं, देश के वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्योंकि जो आरबीआई में गवर्नर होता है उसी के साइन होते हैं नोट पर। बिल्कुल लेकर आऊंगा भाई कुंदन, बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन ये मनमोहन सिंह है जी हमारे। बैंक दर क्या है बताइए? बैंक दर क्या है? बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक रेट किसे कहते हैं? देखो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, एमएसएफ रेट हो, या रिवर्स रेपो मैंने आपको बताया था। तो चलिए भाई, जावेद अख्तर, कुमार कृष्ण हरि यादव, तो बैंक दर वो होती है सर, रेपो दर हो या बैंक दर या एमएसएफ दर, जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, जब आरबीआई द्वारा बैंक को लोन दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में बैंक रेट कहते हैं, शॉर्ट टर्म में रेपो रेट कहते हैं। बस इतना सा याद रखना, जब आरबीआई किसी बैंक को देगा तब उसको बैंक रेट कहेंगे। देश का जो केंद्रीय बैंक होगा, जब वो लोन देगा जिस पर बैंक ग्राहकों को देते हैं वो नहीं होता, उसे मार्केट रेट कहते हैं, उसे बाजार का रेट कहते हैं। जिस पर आरबीआई किसी बैंक को देता है उसी को बैंक रेट कहते हैं। जब आप एनईएफटी करते हैं तब कौन सा कोड आपको चाहिए होता है? एक 11 अंक वाला कोड रहता है। जब आप किसी के अकाउंट में एनईएफटी मतलब पैसे का ट्रांसफर करना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं, पैसे का ट्रांसफर करना कहते हैं। और जब भी आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपको वहां क्या चाहिए होगा? 11 अंक वाला आईएफएससी कोड चाहिए होगा सर। ये एक अल्फा न्यूमेरिक वाला 11 अंक का कोड रहता है, और इसमें आपके शहर, आपके बैंक और ब्रांच की जानकारी होती है। इसके बिना ट्रांसफर नहीं हो सकता। कौन सी संस्था को हम भारत में अंतिम उधारदाता या उधार यानी अंतिम उपाय का ऋणदाता या कहते हैं? यानी जब बैंक संकट में होता है तो बैंकों को मदद करने के लिए, बैंकों को फिनांस करने के लिए जो संस्था काम करती है वो संस्था क्या होती है? जिसे हम अंतिम उपाय का ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं सर, वो आरबीआई को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में जब अब यूएनडीपी पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है? जब कभी भी हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी पढ़ते हैं, तो वहां कई बार यूएनडीपी शब्द आता है। इसका क्या अर्थ है? देखो, जैसे आप कहोगे यूएनओ आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ आता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनेस्को आता है,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारी एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, जो अभी रिसेंटली आई और भारत का नंबर अब 134 हो चुका है उस रिपोर्ट में। याद रखना वहां पर भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी ये रिपोर्ट, उसको हम कहते हैं, और ये एक संस्था है, याद रखिएगा। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल से ही किसी के अकाउंट में पैसा भेज देते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मोबाइल के जरिए पैसा भेजना, क्योंकि एनईएफटी आप मोबाइल से कर सकते हैं, बैंक जाकर कर सकते हैं, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं, इसे कहते हैं आईएमपीएस करना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, जिसके तहत आप मोबाइल से ही पैसे का लेन देन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि आरबीआई सीआरआर कम कर देता है तो क्या होगा? अगर आरबीआई जो कैश रखना है बैंक को आरबीआई के पास, जो मैंने बताया 4.5% है सर, अगर ये कम कर देगा तो क्या होगा? अगर आरबीआई जो है वो सीआरआर को कम कर देगा, यानी जो अभी 4.5 है आरबीआई के पास रखा है, तो बैंक वाले ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा, ज्यादा सर्जन ऋण ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास कम रखेंगे, मार्केट में लोन ज्यादा देंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर रहे हैं ना भाई? अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? पहली इंडियन कंपनी है जिसने कि 10 लाख करोड़ रुपए की जो मार्केट की वैल्यू पार कर ली है। वैसे हमारे अभी 3 बैंक हैं जिन्होंने 8 लाख करोड़ पार कर ली, लेकिन रिलायंस एकमात्र कंपनी जिसने 10 लाख करोड़ रुपए जो उसकी वैल्यू पार कर ली है। किन क्षेत्रों को औपचारिक प्रक्रिया और कार्य प्रणाली होती है? यानी फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से काम होते हैं, सारे प्रोसेस, सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं, औपचारिक आधार पर सारे काम होंगे, जिसमें वो क्या कहलाएगा? देखो, जब हम किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी या सरकारी में काम करते हैं ना, हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जनरली तौर पर हमारे पास एक शेड्यूल होता है कि इतने घंटे आप दिन में काम कर सकते हैं, मिनिमम सैलरी आपको इतनी मिलेगी, इतनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो उसके बदले कितना इंश्योरेंस मिलेगा, परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज कराएंगे, रिटायरमेंट जब हो जाएगी तो कुछ पैसा मिलेगा। ये सारे जो प्रोविजन है, हम सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते कि उसमें ज्यादा सैलरी आज के लिए है, बहुत ज्यादा सैलरी मैं कहता हूं हमेशा प्राइवेट में मिलती है, लेकिन जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, उससे औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं जो वर्तमान के साथ भविष्य को भी बेहतर बनाती हैं, वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इसीलिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए। इनमें से कौन सी संस्था को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है? इनमें वो कौन सी संस्था है जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है? मेरे भाई जल्दी से बताएं मुझे, इनमें से किस संस्था को अभी वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है? याद रखना। तो हमारे पास देखो, एक वर्ल्ड बैंक, एक आईएमएफ है, एक संस्था जिसको हम आईबीआरडी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम आईबीआरडी कहते हैं। एक्चुअल में ये बना आईबीआरडी के नाम से ही था पहले, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर हमने वर्ल्ड बैंक कर दिया था। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक जो अभी 189 कंट्रीज का है, 189 देशों का है, इसका ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। मैंने बताया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बनाता है, ये वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है, ये भी ध्यान रखना। और भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जो अजय बांगा के नाम से हैं, वो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता है जिसका उपयोग किया जाता है, यानी मूल्य सूचकांक मतलब महंगाई निकाली जाती है, और बेसिक तौर पर यह सीपीआई क्या गणना करता है? जब मैं कहता हूं ना सीपीआई हमारे पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, एक्चुअल में ये हमारी जो गणना करता है ना भारत की तरफ से, दलबीर भंडारी नहीं है भाई, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ब्यूटी शर्मा जो है भैया, आप समझे बात, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग बात है, वर्ल्ड बैंक अलग बात है। तो सर सीपीआई शब्द जो होता है, सीपीआई जब सूचकांक हम कहते हैं, ये हमारी महंगाई को बताता है, इसके लिए निकाली जाती है हमारी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ग्रीन बैंकिंग किसे कहा जाता है?
ग्रीन बैंकिंग शब्द का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ग्रीन बैंकिंग कहां यूज किया जाता है वर्ड? देखो, ग्रीन का मतलब या तो एग्रीकल्चर से होता है या एनवायरमेंट से होता है। याद रखना, या तो एग्रीकल्चर से होगा या एनवायरमेंट से होगा। जब आप ये कहते हो कि आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, जिस प्रोजेक्ट को स्पेशली आप यू लेकर आ रहे हो ताकि आपका जो एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना हो। जब एनवायरमेंट से जुड़ी चीज हो हमारी कोई, और उससे रिलेटेड हमारा कोई प्रोजेक्ट हो, उसको फाइनेंस करना हो, तो बैंक के द्वारा वो सारे प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट रिलेटेड हो उसके लिए ग्रीन बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में जब मुद्रा का मूल्य गिराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए मुझे बताइए, जब मुद्रा के मूल्य में लगातार कमी की जाती है, मुद्रा के वैल्यू को गिराया, और भारत ने कितनी बार किया आज तक? 3 बार। भारत ने अपनी मुद्रा की वैल्यू को आज तक 3 बार गिराया है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। जब हम अपनी मूल्य को जानबूझ के कम करते हैं, खुद कोशिश करते हैं, उसी को अवमूल्यन करना कहते हैं, उसी को डिवैल्यूएशन करना कहते हैं सर। बढ़ाने को रिवैल्यूएशन कहते हैं। अगर इसी सवाल में पूछे मुद्रा के मूल्य में मुद्रा में बढ़ावा हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की जाए, तो उसे क्या कहते हैं सर? उसके मूल्य में वृद्धि करने को रिवैल्यूएशन करना कहते हैं, घटाने को डिवैल्यूएशन करना। किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य में निरंतर वृद्धि हो जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य है, सामान्य मूल्य है यानी कीमत, और कीमत में लगातार वृद्धि होती जाए, किसी चीज के मूल्य लगातार बढ़ते चले जाएं, तो बताओ क्या होगा? जब किसी चीज के मूल्य लगातार बढ़ेंगे तो याद रखना उसी को तो इन्फ्लेशन कहेंगे सर। जब मूल्य में गिरावट आएगी, याद रखना, जब मूल्य में कमी होगी तो वो डिफ्लेशन होगा, जब मूल्य में कमी होगी तो वो डिफ्लेशन होगा, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तब वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होगा। तो ये 2 शब्द याद रखना है मेरे भाई, मूल्य में वृद्धि और मूल्य में कमी। तो वृद्धि पूछा है तो ये इन्फ्लेशन होगा, कमी पूछेगा तो डिफ्लेशन होगा, और जब मुद्रास्फीति में कमी होती है तब आंसर अलग हो जाता है। ऑक्ट्रोई क्या है बताइए मुझे? ऑक्ट्रोई किसके लिए यूज किया जाता है? ऑक्ट्रोई क्या है हमारे पास? इस शब्द का इस्तेमाल किस में होता है बताएं मुझे। बिल्कुल बढ़िया सवाल हैं, अलग अलग वैरायटी के सवाल आपको इसलिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस करें। हरि यादव वही मेरा कमेंट, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप इस कमेंट को भाई छोटा करें, एक बार करें, बाकी को भी कमेंट करने का चांस दें। सर ऑक्ट्रोई एक प्रकार का टैक्स है जो जीएसटी आने पर समाप्त हो गया। जीएसटी आने पर, जीएसटी के आने के बाद इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब एक राज्य के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर में कोई टैक्स, कोई सामान जाता था जिसे हिंदी में चुंगी कहा जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाने पर इसको क्या गया था, तो याद रखना, तो ये ऑक्ट्रोई है जो कि एक टैक्स होगा। चलिए भाई अगला क्या है? ये सवाल आई थिंक अभी आया हमारा, और ये सवाल आई थिंक रिपीट हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो ये सवाल, देखो मैं आपको ये फिर समझा दूं, चलो बात आई है तो हटाऊंगा नहीं सवाल को मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार आया है, और 2 बार ये क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है क्वेश्चन, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सर यही सवाल था, पर ऑप्शन अलग थे। जब एक ऑप्शन करेक्ट वाला तो सेम होगा पर उसके अलावा बाकी अलग थे, तो सवाल वही घूमने वाले हैं, सवाल अलग से नहीं आने वाले, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके नॉलेज भी ले रहे हो ना, वो क्वेश्चन को ठीक कर देगी। जीएसटी काउंसिल जो होती है, जो जीएसटी के फैसले करती है, जो जीएसटी पर डिसाइड करती है कि जीएसटी को बढ़ाना, घटाना, क्या करना है, किस पे जीएसटी लगाना है, इसके लिए संविधान का आर्टिकल 279A जो आता है हमारा, उसके तहत ये बनाई गई है। 279A में तो जीएसटी जो बनती है उसके अध्यक्ष के रूप में याद रखना हमेशा फिनांस मिनिस्टर होगा, जो भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है इस समय? निर्मला सीतारमन है। नई सरकार में भी निर्मला सीतारमन है, और वही होंगी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष। ये सवाल आप देखिए पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एक देश में एक अवधि में जितने भी लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? किसी भी एक देश के अंदर एक निश्चित अवधि में सभी आर्थिक लेन देन जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड।
देखो याद रखना है, जितने भी इकोनॉमिक लेन देन है, ये सवाल अधूरा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ये सवाल अधूरा है। यहां पर वो सवाल ये बनना चाहिए कि एक समय में एक देश के दूसरे देशों के साथ जो लेन देन होते हैं, याद रखना यहां सवाल में होगा दूसरे देशों के साथ जितने भी लेन देन होते हैं उन सारे लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जब हम दूसरे देश के साथ, एक देश के अन्य देशों के साथ, मैं यहां एक वर्ड ऐड कर देता हूं, अन्य देशों के साथ, पता नहीं एग्जामिनर ने दिया होगा या नहीं, फिर भी सवाल में और कुछ ऑप्शन बनेगा नहीं, अन्य देशों के साथ एक निश्चित अवधि में। व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के बाकी देशों के साथ जब होगा तो सारे लेन देन जो होंगे उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है ना। तो इसमें ये करेक्ट होना जरूरी है, जब सिर्फ वस्तु का लेन देन हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जब सिर्फ गुड्स का लेन देन हो तब। भारत सरकार में वो कौन है जिसने 10 बार बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया है? 10 बार यानी सबसे ज्यादा। यही सवाल पूछ ले कि भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा, सर्वाधिक और सबसे ज्यादा कितनी बार? 10 बार बजट पेश किए हैं, वो किसने किए? तो याद रखना एक अकेला जिसने 10 बार बजट पेश किए हैं वो हैं मोरारजी देसाई। कौन है वो? मोरारजी देसाई हैं। प्रधानमंत्री भी बने बाद में, कांग्रेस की पार्टी में थे, देश के वित्त मंत्री भी रहे थे, 10 बार बजट पेश किया है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था आपकी जिम्मेदार होगी? यानी देश की जीडीपी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको सिंपली राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक व्यक्ति, एक आदमी प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक, कितने भी वर्ष तक बन सकता है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई सीमा हमारे देश में ना तो समय की है ना उसके कार्यकाल की है कि कितनी बार बन सकता। हमारे देश में नहीं है सर, याद रखना भाई। तो हमारे देश में नहीं, अमेरिका में 2 बार बन सकता है, चाइना में 2 में अभी हटा दिया गया, पहले 2 बार था, रशिया में पहले 2 बार था, हटा दिया गया। तो याद रखना जीडीपी की गणना सीएसओ नामक एक संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो करता है। चलिए भाई, सीएसओ करता है। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? यानी आजादी के बाद का पहला बजट जिसने पेश किया हो। आजाद होने के बाद हमारे पहले वित्त मंत्री कौन बने? जैसे अभी निर्मला सीतारमण है, उस तरह से देखो, जब आजादी मिल गई हमारी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष वो केसी नियोगी थे, और पहली बार जो बजट पेश किया गया था उसके अध्यक्ष आर के शनमुगम चेट्टी थे। ये पहले वित्त मंत्री थे और आजादी के बाद का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भारत व एशिया का सबसे पुराना है, भारत व एशिया का सबसे पहले बना था, सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई के अंदर आता है, महाराष्ट्र में यानी आता है, जहां पर दलाल स्ट्रीट बोला जाता है सर इसे। मतलब पीएम मोदी अभी और समेत, हाँ जब तक वो जीत रहे जब तक बनेंगे भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई इस बात का। तो 1875 में बना था। इसी के अंदर एक शब्द आता है सेंसेक्स, इसी के अंदर एक शब्द आता है जिसे सेंसेक्स कहते हैं, और सेंसेक्स की वैल्यू 30 कंपनी की होती है। सेंसेक्स की वैल्यू जो होती है वो 30 कंपनी की होती है, जो बीएसई के अंदर होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान होते हैं हमारे, किसानों की जो फसलें होती हैं उन फसलों का एक एमएसपी होता, आपने सुना होगा। वो एमएसपी का डिसाइड कौन करता है? उसको कौन बताता है रिकमेंड करने के लिए? सरकार को। यानी सरकारों के जो गेहूं है, चावल है, गन्ना है, और उसके अलावा बाकी तेल से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके लिए कौन लेकर आता है? देखिए भाई, हमारे पास एक कमीशन है जिसका नाम है सीएसीपी, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये वो आयोग है जो रिकमेंड करता है सरकार को कि हमारा कितनी कीमत एमएसपी के रूप में इस बार होनी चाहिए। अगर हम यहां पर देखिए कि कौन सा हमारी माइक्रो अप्रोच है, इनमें से हमारा कौन सा वो है जो माइक्रो में आता है, जिसे माइक्रो अप्रोच कहा जाएगा। इनमें से किसे माइक्रो अप्रोच कहा जाएगा, याद रखो। यानी माइक्रो आता है और मैक्रो, ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं ना अब आपके पास।
तो आप मुझे सोच के बताइए, आपने पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो को, और मैंने कल ही इसकी क्लास आपकी यूट्यूब पर भी कराई थी जिसमें मैंने माइक्रो और मैक्रो कराया था, और उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था, विद प्रैक्टिस कराया था, ये क्वेश्चन भी कराया था उसमें। तो जब आप किसी भी कंपनी की स्टडी करते हो, मैंने कहा था एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, जब आप एक के विषय में बात करते हो, बीएसएनएल एक कंपनी है, बीएसएनएल हो या कोई भी हो सर हमारी, अगर हम उसकी स्टडी पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो माइक्रो है। बेरोजगारी पूरे देश में होती है, एवरेज इनकम हमेशा याद रखिएगा, यहां जो स्टूडेंट सी कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, वो अभी भी कॉन्सेप्ट से दूर हैं। एवरेज इनकम कभी एक की नहीं होती, एवरेज इनकम हमेशा एक से ज्यादा की होती है। तो एवरेज इनकम जो होती है वो हमेशा मैक्रो में आती है, और जो हमारी इन्फ्लेशन है मैक्रो में, गरीबी है मैक्रो में, बेरोजगारी है मैक्रो में आती है, जीडीपी मैक्रो में आती है, एवरेज प्राइस हो तो भी मैक्रो में आता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बात बताऊं आपको, हम हर चीज करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ाई, कहते हैं ना भाई, मैं एक बात आपको हमेशा कहता भी हूं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसी है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लो तो भी सब कुछ नहीं जान सकते दुनिया का, बहुत कुछ बाकी तब भी रह ही जाता है। तो अब यहां पर बात यह कि पढ़ना ही हो तो कुछ भी पढ़ लीजिए, और आज के समय यूट्यूब जितनी आपकी हेल्प करता है ना, उससे ज्यादा आपके समय को बर्बाद करता है। तो जितनी दूरी यूट्यूब से रहेगी, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई क्लास देखनी है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा वहां पर कि जनरली तौर पर कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको देखना चाहिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए पहले, वरना कुछ भी अगर देखने लग गए ना, समय बर्बाद होगा, आपकी एज निकल गई ना एक बार, फिर कोई आपको दोबारा मौका नहीं देगा। अपनी एज पर ध्यान देना जरूरी है कि भाई एज के हिसाब से हमें इतना टाइम बचा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई करना है। एक बार क्वालिफाई हो जाए फिर कुछ भी देखते रहिए यूट्यूब पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमूमन क्या होता है ना, ये बड़ी गलती है हमारी कि हमें यहां पर मान लीजिए कि हम तैयारी तो कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, तैयारी तो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की, और पढ़ रहे हैं सीडीएस वाला कंटेंट, पढ़ रहे हैं सीएपीएफ वाला, यूपीएससी वाला, तो कंटेंट मजेदार होगा, अच्छा भी लगेगा, काम नहीं आएगा। जो काम आए वो करिए बस। मैं कह रहा हूं ना, एसएससी बेस्ड जो एग्जाम उसका लेवल लगभग एक ही है, उसको करिए। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अवसर लागत नहीं होती? देखो जब हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे को छोड़ देते हैं। जब किसी एक चीज का सिलेक्शन करते हैं तो दूसरी चीज को छोड़ देते हैं सर हम। अब आपको यहां बताना है वो कौन सी चीज है जिसमें हम एक को चुने और दूसरे को छोड़ दें अगर अवसर लागत नहीं। देखो जब कोई चीज फ्री मिल रही है, सूरज की रोशनी, अब अंदाजा लगाइए ना सर, यहां साबुन है, सॉफ्टवेयर है, स्टाइलस क्या होता है भाई, चलो होगा कुछ। फिलहाल यहां पर याद रखना जो सूरज की रोशनी है, यहां और भी स्टाइलस क्या होता है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, देखते हैं। कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है, यानी ये डेटा कंडक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करती है कि कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। हरी यादव डी, अच्छा डीजी, ओके बिल्कुल याद आया, ठीक है। तो यहां पर क्या है सर, रोजगार और बेरोजगारी जो है वो एनएसएसओ, एनएसएसओ जो है हमारे पास, एनएसएसओ जो है हमारे पास, इसको हमें लेकर आते हैं, ये हमें बताता है कितने रोजगार है और कितने बेरोजगार है। आगे आ जाइए, भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम कहां पर है, यानी सबसे ज्यादा जो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं वो कहां करते हैं, सबसे ज्यादा लोग रोजगार जो प्राप्त करते हैं वो कहां प्राप्त करते हैं। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा इनकम जो है वो सर्विस में है, वो टर्शरी में है, तृतीयक में, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम टर्शरी में होने के बावजूद सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो आज भी कृषि और प्राइमरी सेक्टर में करते हैं सर। चलिए, बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? ये जो बाजार अर्थव्यवस्था, इसी को पूंजीवादी भी कहते हैं, याद रखना। तो जो बाजार है यानी कि पूंजीवादी है, ये कौन सी है? तो याद रखो, एक वो होती है जो पूरी सरकार चलाती है, वो समाजवादी है। वो जो सरकार नहीं चलाती है वो पूंजीवादी है, और जहां सरकार कुछ चीजें चलाती है और कुछ नहीं, वो मिक्स्ड है। तो यानी जो सरकार के कंट्रोल से मुक्त है, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के नियंत्रण के बाहर है, आप कहोगे सर वही बाजार है, क्योंकि वो पूंजीवाद है। किसी आर्थिक प्रणाली में सरकार निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं को किस तरह पूरा करना है, उसके लिए क्या उत्पादन करना है, सरकार निर्णय लेती है, तो उसे क्या कहेंगे?
तो जिस भी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा निर्णय होगा तब उसी को समाजवादी कहते हैं सर, उसी को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आमतौर पर किस गतिविधि में लगे लोग मौसमी और छिपी बेरोजगारी का सामना करते हैं? मौसम के हिसाब से उनको काम मिलता है, चला जाता है, या उस काम में जरूरत से ज्यादा लोग जुड़े हैं, छिपी बेरोजगारी। चलिए भाई, तो गणित बिल्कुल भी नहीं आता तो सीखिए भाई, और सीखने का काम है आपका। तो जल्दी से मुझे बताइएगा भाई, यहां पर आर्थिक गतिविधि में लोग जो लगे होते हैं और उसमें वो मौसमी और छिपी बेरोजगारी से परेशान है, वो कृषि में, कि कृषि मौसमी काम है और इसी में ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, रिक्वायरमेंट से छिपी बेरोजगारी बन जाती है। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया था अभी, जब हम दुनिया के किसी भी देश से सारे लेन देन रिकॉर्ड करते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जब दुनिया के देशों से सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है, सिर्फ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसका लेन देन होता है सर, जब वस्तुओं के साथ किए गए एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का लेन देन करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं कि कितना एक्सपोर्ट करा कितना इंपोर्ट करा, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सारे रिकॉर्ड करता है, सारी चीजों का बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ कुछ का करता है, लेकिन ये दोनों रिकॉर्ड को आरबीआई तैयार करता है। ये रिकॉर्ड कौन बनाता है कि कितना लेन देन हो रहा है? इसको आरबीआई बनाता है हर साल। इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, मूल समस्याएं क्या हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या होगी बताइए। तो इकोनॉमिक्स में क्या है सर? संसाधनों की कमी, मैंने बताया ना। और जब संसाधन कम होते हैं हमारे, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और जब आप डिसीजन लेते हो इकोनॉमिक्स में, तो उसी को आप क्या कहते हो सर? यहां पर याद रखना, क्या, कैसे और किसके लिए, व्हाट, हाउ और फॉर होम, ये डिसाइड करना होता है हमें। ये इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तब वहां की व्यावसायिक गतिविधियों में एक मंदी आ जाती है। देखो, जब मंदी आ जाती है ना अचानक से, व्यापार कारोबार, कमेंट पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। हरि यादव, आपके कमेंट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और आपके कमेंट ठीक आ रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब गलत आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका कमेंट गलत है, आपका आंसर गलत है। तो बेरोजगारी जो इस वजह से आती है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मंदी आ गई है, और मंदी की वजह से लोग बेरोजगार है, तो उसे क्या कहते हैं सर? उसी को तो बोलते हैं साइक्लिकल, उसी को तो बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। बिल्कुल सही कमेंट आप सभी कर रहे हैं लगभग। तो चक्रीय वो है, साइक्लिकल वो है जो देश में मंदी के आने पर होती है। फ्रिक्शनल उसे कहते हैं जब कोई आधे समय के लिए, कुछ समय के लिए नौकरी को बदलते समय बेरोजगार है। डिस्गाइज्ड कहते हैं जहां जरूरत से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। तो याद रखना, साइक्लिकल कहते हैं मंदी की वजह से। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसे कहा जाता है? परिवर्तन वक्र किसे कहा जाता है? देखो, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है सर। आपका फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल है भाई फाउंडेशन बैच, और वो फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं। देखो, अगर आपको एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच चाहिए, मतलब एसएससी का फाउंडेशन क्या करेंगे, वो खुद ही इतना लेवल होता है, कंप्लीट बैच चाहिए तो जीएस स्पेशल बैच आते हैं जिसमें कंबाइंड भी रहता है, इंडिविजुअल भी। और अगर उससे ऊपर चाहिए, यानी कि उसके ऊपर का मतलब है आपको यूपीएससी देना है, स्टेट का पीसीएस देना है, सीडीएस सीएपीएफ देना है, पीजीटी देना है, तो वहां पर मैं इकोनॉमी स्पेशल लेकर आता हूं, जो अब जुलाई की शुरुआत में होगा। 4 महीने क्लास लेता हूं, तब वहां पूरी बात होती है। वो आपका यूपीएससी का फाउंडेशन बैच मान लीजिए। तो यहां इसे एक कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो कितना कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 गुड्स हैं सर, और उन 2 गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना हो, तो याद रखना 2 गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे सर? वहां पीपीसी कर्व बनाएंगे, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाए तो उससे इकोनॉमी में जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे? तो वेस्ट बंगाल के लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा सप्तमी दास, वो होगा पीसीएस के लिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, वो पीसीएस के लिए होगा।
तो किसी भी वस्तु की अगर हम एक एक्स्ट्रा इकाई यूज करें और उससे जो परिवर्तन आएगा हमारे टोटल के अंदर, कुल उपयोगिता के अंदर, चाहे लागत में परिवर्तन हो चाहे उत्पादन में परिवर्तन हो, मेरे भाई याद रखना, बिल्कुल लेकर आऊंगा, फ्री में बैच लेकर आए। तो भाई ये बड़ा मुश्किल है भाई, हमारे भी बीवी बच्चे हैं भाई, उनको भी पालना है, माता पिता भी हैं, उनके भी खर्चे हैं, मेरे भी अपने खर्चे हैं, इसके भी खर्चे हैं ना भाई, ये बहुत महंगा बोर्ड है यार, ऐसा ना करो। फ्री में लेकर आने की बात ना, हाँ ये कहो कम से कम फीस में लेकर, और कैरियर विल तो हमेशा डेडिकेटेड होता है कम से कम फीस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी देने के लिए, तो फ्री का कहना तो बड़ा मुश्किल है भाई। कौन सा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच प्रतिलोम मतलब ऋणात्मक संबंध बताता है? कौन सा ग्राफ ये बताता है कि अगर बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम, महंगाई कम तो बेरोजगारी ज्यादा, तो महंगाई और बेरोजगारी के बीच में, याद रखना भाई, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में जो संबंध बताता है वो फिलिप्स कर्व बताता है, याद रखना, फिलिप्स कर्व होता है महंगाई बेरोजगारी में। लॉरेंस कर्व क्या शो करता है? देखो सवाल ये सब आए हुए एग्जाम में, ये सारे PYQ है, सारे आए हुए हैं। हाँ बिहार का TRE हाँ हो जाएगा, इकोनॉमिक्स स्पेशल जो आएगा जुलाई में उससे याद रखना। चलिए दोस्त, तो लॉरेंस कर्व क्या होगा सर? लॉरेंस कर्व क्या होगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा, लॉरेंस वक्र जो होगा वो याद रखना है कि आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, आय का वितरण बताता है, जो बताता है कि किसके पास कितनी इनकम होगी, और जो आय का वितरण हमारा होगा उसी से पता चलता है बेरोजगारी। डायरेक्टली गरीबी नहीं बताता है, याद रखना, वो बताता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे हम कहते हैं कि गरीबी आती है। डायरेक्ट गरीबी नहीं बताता है ये, हमें आय के वितरण को बताता, आय की असमानता को। माल्थस थ्योरी जो है वो किससे रिलेट करती है? माल्थस थ्योरी किससे जुड़ी होती है बताइए मुझे, माल्थस थ्योरी किससे रिलेट करती है? देखो माल्थस एक व्यक्ति का नाम है, और आपको बहुत सारे नए सवाल मिलेंगे, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जब कुछ नया नहीं मिला तो क्लास में आने का क्या फायदा हुआ, 2 घंटे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, नया कुछ नहीं मिला। तो माल्थस की थ्योरी जो है वो जनगणना से रिलेट करती है, जनसंख्या से रिलेट करती है। वो बताते हैं आबादी जो है वो इस तरह से बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब आबादी इस प्रकार से बढ़ती है इसे कहते हैं गुणोत्तर वृद्धि होती है, जियोमेट्रिक तरीके से वृद्धि होती है, मल्टीप्लाई में वृद्धि होती है, याद रखना। तो ये मल्टीप्लाई में जो वृद्धि होती है याद रखो, तो यहां इसे पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए दोस्त आगे देखिएगा ध्यान से, जब उत्पादन शून्य के बराबर हो तो परिवर्तनशील लागत कितनी होगी? जब उत्पादन हो शून्य के बराबर तब परिवर्तनशील लागत कितनी होगी? देखो एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी स्थिर है, जैसे हमारी फैक्ट्री का किराया, मशीन है हमारी, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो अगर आप जीरो उत्पादन करो तब भी वो जीरो नहीं होती। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कभी शून्य? क्योंकि आप कुछ भी करो कभी शून्य नहीं होती है। लेकिन जो वेरिएबल है सर हमारी, वो जब आप कुछ उत्पादन नहीं करोगे तो वेरिएबल जो एक्स्ट्रा लगाते हैं उसको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीरो हो जाएगी। जब उत्पादन जीरो पर फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती है। देख रहे हैं भाई, हर वैरायटी का सवाल है। जब लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? लोगों के द्वारा कोई भी काम करना, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस का प्रोडक्शन करना, उसे क्या कहा जाता है? तो लोगों के द्वारा किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का जो प्रोडक्शन है ना, उसे करने को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करना कहते हैं सर। उसे करने को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं कि वो आर्थिक गतिविधि है। वो गतिविधि में प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी या टर्शरी, वो डिपेंड करेगा वो किस प्रकार की वस्तु या सेवा होगी। देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? जब आप दो देशों के बीच तुलना कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जाएगा? उनकी खुशी, उनकी आय, उनके अधिकारों की बात, उनके देश का साइज। दो देशों के बीच अगर आप समानता देख रहे हो तो आप उनके बीच क्या देखोगे? उनकी आय देखोगे। कौन सी आय देखोगे? यह भी ध्यान रखना, या तो कुल आय भी हो सकता है या इसमें प्रति व्यक्ति आय भी हो सकता है। याद रखना, जब दो देश होते हैं और उनके बीच हम तुलना करते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या मानते हैं हम? एवरेज इनकम लीजिए, प्रति व्यक्ति आय लीजिए, पर कैपिटा इनकम लीजिए। कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है? एग्जाम मेरिट फिट में केस
अच्छा किसका था पूछ रहे हैं आप? अच्छा चलिए पंकज गौतम बाकी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए भाई। तो चलिए भाई, राज्य सरकार ले सकती है, तो याद रखना जो शराब पर टैक्स लगते हैं, जो आबकारी यानी एक्साइज ड्यूटी शराब पर लगती है, वो राज्य सरकार के हिस्से में इनमें से जाती है। याद रखना कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाला हो, कॉर्पोरेट यानी कंपनी के लाभ पर लगने वाला हो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सारे टैक्स। जब महंगाई होती है इसका क्या मतलब होता है? महंगाई का मतलब क्या होता है? चलिए बिल्कुल मेरे भाई सबके कमेंट पर ध्यान है, आप बताइए मुझे महंगाई क्या होती है भाई? यहां पर महंगाई क्या होती है भाई? मिनिमम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बैच कब होगा भाई? अभी उसको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर 200 क्वेश्चन लेकर आइए गुरुजी, सीएचएसएल का एग्जाम है। चलिए भाई कोशिश करते हैं, आगे देखिए भाई। मुद्रास्फीति में कौन सी स्थिति हो सकती है? देखो याद रखना, इसका मतलब है टू मच मनी चेसिंग फ्यू गुड्स, यानी बहुत सारा पैसा लगेगा थोड़ा सा सामान लेने। महंगाई हो गई ना भाई। महंगाई में क्या होता है, लोग घर वाले कहते हैं ना, पहले हम थोड़ा पैसा लेके आए बहुत सामान लाते थे, अब सामान कम आता पैसे ज्यादा जाते हैं, यानी टू मच मनी चेसिंग फ्यू गुड्स। ये एक तरीके से आपको सीखना पड़ता है, हर बात आपको समझनी पड़ती है। भारत में कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है? कौन से टैक्स को आप डायरेक्ट नहीं कहते इसमें से मुझे बताइए। जब आप कहते हैं ना टैक्स कौन से होंगे हमारे, तो इनमें से वो कौन सा है जो डायरेक्ट नहीं है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, जीएसटी जो होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। याद रखना जीएसटी हमेशा इनडायरेक्ट में होता है। ये लगता है दुकानदार पर लेकिन देना पड़ता है ग्राहक को, ये इनडायरेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास कौन सी वैल्यू में होता है? किस चीज की वैल्यू में होता है? लेकर आए बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है भाई, और कोशिश करेंगे भाई इसके बारे में बताएं। डेप्रिसिएशन जो है इज अ लॉस ऑफ। देखो जब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मशीनरी वगैरह, तो जैसे जैसे यूज करते हैं उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। जो मशीन वगैरह है उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं सर। जैसे कि मशीन है वो दिखेगा नहीं, हमें मान लेना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है समय के साथ साथ। मूल्य में वृद्धि होने से क्या होगा? अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? अगर कीमतें बढ़ जाएंगी यानी अर्थात महंगाई आ जाएगी तो क्या होगा? जब मूल्य बढ़ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, तो ग्राहक का फायदा कम हो जाएगा, कंज्यूमर का सरप्लस अधिशेष कम हो जाएगा। मतलब सवाल को घुमा घुमा के पूछा गया है। आपने फरवरी में भाई वो हो चुका है कंप्लीट सुष्मिता, ऐसा कैसे होगा? फरवरी की क्लास होगी, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ बचा है या नहीं, तो बताइए मुझे एक बार। चलिए दोस्त, चलिए याद देखिएगा भाई आगे। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी? ये बात मैंने कराई थी सर, एग्जाम 5 जुलाई को है, किसी का लिया करें भाई। चल भाई बिल्कुल लेंगे। तो यहां किसी भी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपने कहा सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है, और सबसे कम जो है वो कृषि की है। इकोनॉमी में सबसे कम जो है वो कृषि की हिस्सेदारी है। सबसे पहले जीएसटी कौन से देश ने लगाया था दुनिया में? जीएसटी भारत में आया है। जीएसटी भारत में जीएसटी कब आया है? 1 जुलाई 2017 को। और भारत में जो जीएसटी आया है, याद रखना ये जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 101वां अमेंडमेंट हुआ है। हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट है उनमें से 101वां अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी का हुआ है, उसको लाया गया। लेकिन सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी आया था। इंडिया का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल है। इंडिया का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल है, इंडिया वाला। लेकिन याद रखना फ्रांस सबसे पहले लेकर आया था। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? यानी इनमें से वो एक फसल कौन सी है जिसका एमएसपी नहीं होता बल्कि उसकी जगह उचित और लाभकारी मूल्य होता है? बताइए मुझे। तो याद रखना सर, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, इन सब का हमारा एमएसपी होता है। लेकिन शुगर कैन जो है उसके एमएसपी को ही एफआरपी बोलते हैं। फर्क नहीं है, बोलने का फर्क है। गन्ने के अंदर इसको उचित और लाभकारी मूल्य कह देते हैं। जब आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हो तो उसका इंश्योरेंस जो 1 लाख रुपए था उसे 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया था?
बिल्कुल मैं चेक कर लूंगा भाई, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंक जमाओं के लिए जमा सुरक्षा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है बताना। तो आप कहोगे सर पहले 1 लाख था जो बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, यानी अगर कोई भी व्यक्ति का बैंक में खाता और डूब जाता है बैंक अगर, तो उसको 5 लाख मिलेंगे। भारत में कौन से राज्य की जीएसडीपी सबसे ज्यादा है? भारत में कौन सा वो राज्य है जिसकी जीएसडीपी सबसे ज्यादा है? भारत में कौन से राज्य की जीएसडीपी सबसे ज्यादा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जीएसडीपी जो है वो याद रखना महाराष्ट्र की है, और उसके बाद अब यूपी आ चुका है। महाराष्ट्र जो अकेला इनकम सबसे ज्यादा है, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इकोनॉमी है महाराष्ट्र की। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए कौन सी संस्था काम करती है? भारत की स्टॉक मार्केट के लिए बिहार सबसे कम नहीं है भाई, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे कम कैसे हो सकती है? बहुत छोटे छोटे राज्य देश में है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इनकी बहुत कम है। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए हमने क्या बनाया है? सेबी बनाया है। सेबी जो 12 अप्रैल 1988 को बना है, सेबी जिसका मुख्यालय मुंबई में बना हुआ है, सेबी जिसके अध्यक्ष मधाबीपुरी बच, पहली बार एक महिला इसकी अध्यक्ष बनी है, मधाबीपुरी बच हैं जो। और सेबी जो है इसको बनाने का कानून 1992 में आया था। सेबी का कानून 1992 में, ये शेयर बाजार के लिए है सर। कोई बात नहीं भाई, चलिए। भारत सरकार द्वारा जो ट्रेजरी बिल लाए जाते हैं, जिन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहते हैं सर, ये ट्रेजरी बिल कितने समय के लिए लेकर आती है भारत सरकार? तो भारत सरकार जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए सर, इसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, याद रखना। तो ये होता है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, लेकिन 728 दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 91, 182 और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल भारत सरकार जारी करती है, जो कि आपको डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के साथ कर की दर भी बढ़ जाए अगर, उसे क्या कहते हैं? यानी जिस पर आप टैक्स लगा रहे हो वो इनकम जो है, अगर इनकम बढ़ रही है, जो टैक्स का आधार है जिस पर टैक्स लग रहा है वो इनकम, अगर इनकम के बढ़ने पर टैक्स की रेट भी बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंडिया में यही टैक्स चलता है फैजान, बिल्कुल सही। रितेश जायसवाल भाई बात समझो। तो आपने कहा सर जब इनकम बढ़े और रेट बढ़े तो प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़े और रेट घटे तो रिग्रेसिव, इनकम बढ़े या घटे लेकिन टैक्स पे फर्क ना पड़े प्रोपोर्शनल। तो जब हम ये कहते हैं कि इंडिया में कौन सी कर प्रणाली है, तो आप कहते हो इनकम इंडिया में बढ़ती है, लोगों की अमीर होते ज्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि ये इनकम इनइक्वालिटी को, इनकम के गैप को कम करने में लगा होता है, इनकम के गैप को कम करने में लगा होता है। आगे देखिए भाई, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इंडिया में जो प्लानिंग शुरू हुई है वो कहां पर आधारित है? वो किस पर आधारित प्लानिंग है? इंडिया की जो प्लानिंग है वो किस पर आधारित है बताइए मुझे। इंडिया की जो प्लानिंग है वो किस पर आधारित है? इंडिया की जो प्लानिंग है वो किस पर आधारित है भाई? तो याद रखना, इंडिया की जो प्लानिंग है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि यूएसएसआर जो समाजवादी था वहां पर यह शुरुआत हुई थी सर, उसी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में कौन सा ऐसा बाजार है जिसमें विक्रय लागत भी होती है? कौन सी मार्केट ऐसी है जहां पर आपको एडवर्टाइज करना होता है, प्रमोशन करना होता है केंद्र में? बिना बिहार के कुछ नहीं हो सकता। चलिए भाई, अच्छा कुछ ये बात कह रहे हैं अपनी तरफ से, तो विक्रय लागत का वहन करना जरूरी है, बताइए मुझे। विक्रय लागत का वहन करना, देखो एक बाजार होता है जिसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, हर इंसान, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। आज समय जो भी हमारे पास, उसको यह कहा जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, उसका प्रचार होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई? आखिरी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद लगभग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन क्या होता है? देखो सवाल को पढ़ने से काम बनेगा। मिश्रित क्या है सर? मिश्रित वो है जहां पर मार्केट और सरकार दोनों मिलकर काम करे, संसाधन आवंटन, वाणिज्य, व्यापार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार का भी अस्तित्व हो, यानी सरकार का हस्तक्षेप भी हो और फ्री मार्केट भी हो।
चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी को जब बांटा जाता है वो किस आधार पर, किस आधार पर हम ये कहते हैं कि वो सरकारी है या निजी है? तो मेरे भाई याद रखना, सरकारी को और निजी को जो आपस में बांटा जाता है, ये बांटा जाता है इस आधार पर कि उसका ऑनर कौन है। ऑनरशिप देखकर बांटा जाता है सरकारी को और प्राइवेट को। नेचर देखकर बांटा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी देखकर कहते हैं कि वो रोज ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल पायरा अभी अगली क्लास का मैं नहीं बता सकता, पीडीएफ बता सकता हूं। कैरियर विल का टेलीग्राम चैनल है कैरियर विल के नाम से, वहां पर आप जाएं और उसकी पीडीएफ, जो भी यूट्यूब पर क्लासेस होते हैं, सिर्फ मेरी नहीं, कोई भी क्लास अगर यूट्यूब पर हो रही है कैरियर विल की ओर से, तो उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। एक सिंगल टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उससे ले लीजिए। तो सर जहां पर सिक्योरिटीज यानी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रतिभूति कहते हो, शेयर कहते हो, इसको खरीदा बेचा जाता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हो। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थव्यवस्था की कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? जो आय का सिद्धांत है, रोजगार का सिद्धांत है, वो क्या कहलाता है? याद रखना। तो सर ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जो थ्योरी है हमारी, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहलाती है, क्योंकि रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इनकम के बारे में हम मैक्रो में पढ़ते हैं सर, मैक्रो में। माइक्रो में तो प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, कीमत के बारे में पढ़ते हैं। डंपिंग करना, पाटना या राशि पातन किसे कहते हैं? जो चाइना के द्वारा की जाती है सर, वो डंपिंग है। जरा सोचिए क्या करता है चाइना? तो आप कहोगे सर डंपिंग कहते हैं उस चीज को जब कीमत को हम जानबूझ के कम करते हैं, जब हम जानबूझ के कीमत को कम करते हैं। याद रखना, बिल्कुल लेकर आएंगे और एक को करंट अफेयर बिल्कुल लेकर आएंगे टॉप 100 वाला। पहले तो किसी चीज को सस्ता कर देना, ज्यादा लाभ कमाने, विदेशी बाजार में उसको कम कीमत पर बेचना। सॉरी भाई, ये मैंने गलती लगा दी, सॉरी। सेल इन फॉरेन एट प्राइस बिलो द, हाँ, उसकी कीमत से कम पर बेचना, माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन होगा। सेल जस्ट एट मार्जिनल कॉस्ट विद टू मच प्रॉफिट, नहीं, ज्यादा लाभ नहीं कमाना, उसको कम कीमत पर बेचना, माफ कीजिएगा, कम कीमत पर बेचना, ये कहलाता है कम कीमत पर। बेरोजगारी तब जब कुछ वर्ष के महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। अब बताओ कौन सी बेरोजगारी है? जब लोग वर्ष में कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता। ऐसा क्या हो सकता है सर? वर्ष में कुछ महीनों में काम नहीं मिल रहा है मौसम की वजह से। अब बारिश आ गई है तो बहुत सारे लोगों का काम चल जाएगा और बहुत सारों का काम बंद भी हो जाएगा, क्योंकि सर शिक्षित लोगों का काम तो इससे नहीं चलता है, बेरोजगार का तो वो कोई भी काम कर सकता है, सीजन वाला काम जो है वो चल जाता है। श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब क्या होता है? श्रमिक जो पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो इंसान जो पैसा कमाने के लिए काम करता है वो श्रमिक है, मजदूर है हमारा। वो मजदूर क्या है वास्तव में, जरा सोच के बताएं। तो सर श्रमिक वो है जो कोई भी ऐसा काम करे जिसके बदले में उसको बेनिफिट ऑफ फंड, यानी जिसको पैसा मिले, उसको बेनिफिट हो, फंड का पैसा मिले उसे। इसलिए नहीं कि अपने पुत्र को पढ़ा रही है कोई मां, कोई शौक में कोई काम कर रहा है, कोई चित्रकार कोई चित्र बना आनंद के लिए, नहीं भाई। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति क्या कहेंगे जिसमें केवल एक खरीदने वाला हो, जिसमें केवल एक खरीदने वाला हो, एक हो सिर्फ खरीदार। यहां ध्यान रखना, एक खरीदार हो तो उसे क्या कहते हैं सर? जब खरीदार एक हो, याद रखना, उसे मोनोपोली कहते हैं। कोई स्टूडेंट, तो मैं बता दूं इसमें एक खरीदार नहीं, एक विक्रेता होता है। मोनोपोली में एक बेचने वाला होता है और मोनोप्सोनी में एक खरीदने वाला होता है। अब क्योंकि एक खरीदने वाला पूछा है तो सी होगा, और अगर एक बेचने वाला पूछेगा तो ए हो जाएगा। आपूर्ति पक्ष किस पे जोर देता है? देखो इकोनॉमिक्स की दो साइड है, एक डिमांड और एक सप्लाई। अब जो डिमांड वाली साइड है वो ग्राहक की होती है, जो मांग वाला पक्ष है, जो डिमांड साइड है, उसमें ग्राहक डिमांड करता है क्योंकि, और जो सप्लाई साइड होती है वो प्रोड्यूसर की होती है, वो मैन्युफैक्चरर की, वो निर्माता बनाने वाला, एक सामान बनाने वाला और एक बेचने वाला। तो जो आपूर्ति वाला है वो मैन्युफैक्चरर का होगा और जो डिमांड है वो कंज्यूमर की होगी। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे सवाल कभी कभी इकोनॉमिक्स में आते हैं
ये वैसे सवाल बड़े जबरदस्त लेवल का है, लेकिन ये एसएससी ने पूछा है। ये पीजीटी लेवल का सवाल है कि एक थ्योरी है, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कुछ नया क्रिएट करिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। अब ये थ्योरी है, ये याद करनी है सर, ये शुम्पीटर की दी हुई थ्योरी है, क्योंकि इन थ्योरियों में गए अगर तो बहुत टाइम जाएगा। ये एक सवाल ये एक बार आया है बस, इसलिए छोड़ देंगे। टपकन का सिद्धांत, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, जो कहती है बिजनेस को बढ़ाओ, कारोबार को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, और व्यापार के बढ़ने से बाकी को भी थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा तो बाकी को भी थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, ऐसा एक कंसेप्ट होता है। यानी पूंजीवादी देश कहते हैं कि असमानता हो तो हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं, वो कहते हैं व्यापार बढ़ना चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए। समाजवादी कहते हैं समानता होनी चाहिए, पूंजीवादी कहते हैं समानता से फर्क नहीं पड़ता, सबका बेहतर जीवन हो, सबकी वृद्धि होनी चाहिए। आखिरी सवाल है आज की क्लास का, और ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, और ये भी एसएससी ने पूछा। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं आते, बिल्कुल आते हैं ऐसे सवाल भी। देखो, हमारे पास एक तरीका होता है राष्ट्रीय आय निकालने का, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक तरीका होता है हमारे पास। C कहते हैं हमारा जो 400 करोड़ है वो हमारा C दिया गया है, यानी कंजम्पशन दिया गया है, खर्च 100, और यहां पर जो निवेश दिया गया है I यानी वो 80 दिया गया है, 150 जो है वो सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट का दिया गया है, जो निर्यात है वो 35 दिया गया है, और जो आयात है वो 40 दिया गया है। ये कुछ वैल्यू दी गई हमारी, और मैं बिल्कुल चेक करूंगा भाई रह गया है तो कुछ बात अगर, तो अब इसको जोड़िए 40 480, और ये हो गया आपके पास 630, और 630 में से 5 भी जाएंगे माइनस में होगा क्योंकि, तो 625 हो जाएगा। ये इसका तरीका रहता है। तो इस तरह से हम इसे इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं और फाइनल करते हैं। और मैंने ये 100 क्वेश्चन इसलिए कराया आपको ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। और ये 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सबसे बेहतरीन कलेक्शन में होपफुली लेकर आया हूं आपके लिए। ऐसी क्लासेस और भी लेकर आता रहूंगा, लगातार कराने की कोशिश करूंगा। तो अब की बार CHSL आपका टारगेट 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से करके आइए। लेकिन जो लोग आगे CHSL देने, CGL देने वाले हैं, MTS या बाकी कुछ देने वाले हैं, उनके लिए ऐसी क्लासेस ये भी यूजफुल है और आने वाली भी यूजफुल होंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।